मैंने ये बोला कि किसान मोदी के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी आपको। मैं उदाहरण नहीं बन रही हूँ, रास्ता दिखा रही हूँ। एक ऑर्गेनिक फार्मर बन जाओ आप। मेरा घी 200 रुपए किलो मेरे घर से खरीद के ले जाते हैं। लोग अपने काम में उतनी मेहनत नहीं करते जितने दूसरे के लिए करते हैं 10,000 की नौकरी के लिए। ब्रिटिश दी आई पॉलिसी आप इंडिया तो कितने पैसे आप मिल सकते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। माय नेम इज़ महेंद्र और आप देख रहे हैं माही व्लॉग्स। और अभी मेरे साथ है मेरे बड़े भैया रोहितास कुमार। अभी फ़िलहाल हम हैं पंजाब के फाजिलका डिस्ट्रिक्ट के अंदर जानी नेचुरल फार्म जो है उसके अंदर आ गए हैं। ये वीडियो आप लोगों ने हर एक बंदे के साथ शेयर करना है। अगर आप किसान हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, अगर आप जॉब कर रहे हैं फिर भी आपके लिए ज़रूरी है। खेती के बारे में मेरे को ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है तो भैया ही उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं सिर्फ एज ए कैमरा मैन यहाँ पे रहूँगा जैविक फार्मिंग के अंदर क्योंकि आजकल खेती बाड़ी में बहुत सारा जहर जो है वो यूज़ करते हैं। जितना भी हम फल फ्रूट या फसलें अनाज जो भी खाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा यूरिया DAP ये चीज़ें पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है तो वो हमें नुकसान करता है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत सिंह जियानी है और जियानी नेचुरल फार्म में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं रोहितास बीकानेर ज़िले से मैं एक किसान हूँ, खेती करता हूँ और इनकी जो नेचुरल फार्मिंग है उससे मैं काफ़ी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आकर्षित हूँ नेचुरल फार्मिंग की तरफ और मैं ये चीज़ करना भी चाहता हूँ। तो मैं इनसे जानकारी लेने आया हूँ और इन्होंने जो यहाँ पे टूरिज़्म बनाया है, कोई भ्रमण करने आए और नेचुरल जो फार्मिंग है उसके बारे में जाने, तो मैं यहाँ पे पूरी जानकारी है जो लेने के लिए आया हुआ हूँ यहाँ पे। आपको ये आइडिया कहाँ से आया? सबसे पहले तो हम आपकी स्टडी के बारे में बात करते हैं कि आपने स्टडी कहाँ तक की है और कहाँ से की है। जो मेरी स्टडी है वो एक्चुअली में खेती के बारे में नहीं थी। मैंने जैसे आपने BSc एग्रीकल्चर करा है, मैंने एग्रीकल्चर नहीं किया था। मेरी खेती कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई थी। मैंने स्कूल करने के बाद IKS चंडीगढ़ से स्कूलिंग करी थी। उसके बाद मेरी पढ़ाई कुछ साल मैं बाहर भी रहा था, फॉरेन में भी रहा था, तो मेरी पढ़ाई कंप्यूटर साइंस में थी सारी। पर न्यूजीलैंड में कुछ साल लगाने के बाद फिर जब मैं इंडिया वापस आया तो हमारी ये जो ऑर्गेनिक खेती है जो आप देख रहे हैं पीछे 15 साल लिखे हैं कि पूरे हो गए हैं, तो ये 2005 में शुरू करी थी। तो ऑर्गेनिक खेती को शुरू हुए तो कई साल हो गए। जब मैं स्कूल में था तभी शुरू कर दी थी पिताजी ने। पर धीरे धीरे जो बाद की चीज़ें हैं जैसे टूरिज़्म है, साहिवाल गाय डेयरी फार्म है और टूरिज़्म और प्रोसेसिंग जो है जैविक प्रोसेसिंग, तो ये प्रोजेक्ट बाद में धीरे धीरे करके ऐड करें जैसे जैसे इनकी समझ आती है जैसे जैसे बढ़ता रहा। आपका रुझान, जैसे आपने बताया कि आपने पढ़ाई बाहर से की है विदेश से, तो मतलब आपका रुझान इस तरफ कैसे हुआ? क्योंकि जैसे अगर कोई बंदा है, मैं भी हूँ, मतलब अगर मैं कहीं अच्छी जगह से पढ़ाई करता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई अच्छी जॉब करूँ, ठीक है, क्योंकि लगभग ज़्यादातर यही होता है, या फिर कोई बिजनेस देखें हम। तो आपका रुझान इस तरफ किस तरह से आया? तो जैसे आप कह रहे हो कि भी कोई जॉब देखें तो सबसे पहली बात है भी ये जॉब तो अपने जैसे जिसके पास कोई रिसोर्सेज हो, जिसके पास ज़मीन हो, वो हो, जो किसान का बेटा हो, जो किसानी करता हो, वो जाके कहीं जॉब करे तो कोई समझदारी की बात नहीं है। तो वो आप अपने मालिक छोड़ के आप जाके किसी और के लिए आप नौकरी कर रहे हो, जबकि आप उतनी मेहनत अपने काम में करोगे तो तरक्की तो उस काम में भी हो सकती है। हाँ, ये तो सही है। पर दिक्कत लोग अपने काम में उतनी मेहनत नहीं करते जितने दूसरे के लिए करते हैं 10,000 की नौकरी के लिए। हाँ, सही है। तो उतने ही अगर आप अपनी ज़मीन पे मेहनत करो तो वो भी हो सकता है। तो पहली बात ये। दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि जैविक खेती कैसे, तो आप ये समझिए कि भारत में अभी धीरे धीरे इसका ज्ञान बढ़ रहा है, पर पूरी दुनिया भर में तो जैविक खेती के बहुत आज के दिन आगे विकसित हो गई है उसकी साइंस। तो जैविक खेती की साइंस बाहर के देशों में बहुत एडवांस्ड है और उसकी साइंस, उसका जो रेट मिलता है, उसके जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं, उनकी बहुत डिमांड है और बहुत हाई वैल्यू है। और धीरे धीरे भारत में भी बनेगा ये, जैसे फॉरेन में बना है वो 10-20 साल आगे हैं, तो धीरे धीरे करके भारत में भी आप देखोगे कि बहुत लोग इसमें जाएंगे, इसकी फील्ड बढ़ेगी, इसका मार्केट बढ़ेगा। तो ये बिज़नेस के तौर पे अगर हम देखें तो जैविक खेती एक नया तरीके की बिज़नेस ही है जो खेती को आगे लेके चलता है और पुराने पीछे भी लेके चलता है, क्योंकि पीछे की चीज़ें भी टेक्निक यूज़ होती हैं इसमें। तो दोनों का मिक्सचर है, अपने पुरानी संस्कृति का और नई टेक्नोलॉजी का, उसके सहयोग से करता है। तो जैसे टूरिज़्म की, इको टूरिज़्म की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ हमने यहाँ रखी है। तो इसको कई नाम से जाना जाता है। इसको आप हेरिटेज टूरिज़्म भी बोल सकते हो, इसको विलेज टूरिज़्म भी बोल सकते हो, या रूरल टूरिज़्म भी कहा जाता है, या खेती टूरिज़्म, एग्रीकल्चर टूरिज़्म। तो पंजाब में जो इसका नाम है वो फार्म टूरिज़्म करके है।
तो फार्म टूरिज्म क्या है कि लोग आज के दिन, जैसे आपको बताएं कि कोई भी विदेश से लोग आते हैं या बड़े बड़े शहरों से लोग आते हैं, तो वो क्या देखने आते हैं कहीं पे भी? अगर वो जाते हैं शिमला मसूरी कहीं पहाड़ों में, तो क्या देखने जाते हैं? नेचर देखने जाते हैं, हाँ, ठंड वो होती है। प्रकृति देखने जाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉल तो सारे शहरों में है ही हैं। शोरूम रीबॉक का, चाहे वो शिमला में हो चाहे दिल्ली में हो, एक ही है। पिक्चरें वो सेम ही लगती हैं सारे शहरों में। तो वहाँ देखने जाते हैं, तो प्रकृति देखने जाते हैं। तो प्रकृति कैसे पहाड़ों में होती है? हाँ, सभी तरह जगह होती है वो खेतों में भी होती है, बट खेत तो कौन से खेतों में होती है? वो वैसे खेतों में नहीं होती जहाँ केमिकल खेती होती है। केमिकल खेती वाले प्रकृति से कोई लेना देना नहीं उनका, कुदरत से कोई लेना देना नहीं। वो तो कुदरत का खिलवाड़ कर रहे हैं कुदरत के साथ। उनके खेतों में कुदरत आपको नहीं मिल सकती। पर जो जैविक खेती करता है, जिसके जैविक जो पशु पक्षी जिसके खेत में है, जो पेड़ लगाता है, जिसके खेत में बहुत सारे पेड़ हैं, जहाँ प्राकृतिक तरीके से खेती हो रही है, वो चीज़ भी लोग देखने आते हैं, क्योंकि वो भी प्रकृति का हिस्सा है। वो प्रकृति इंसान के साथ कैसे रहते थे लोग, पुराने टाइम में कैसे खेती होती थी, किस तरीके से करते थे, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ट्रैप क्रॉपिंग क्या होता है, कोई कीड़ा आता है तो उसको नेचुरल तरीके से कैसे भगाया जाता है, ये चीज़ एक है। इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ जो आज के दिन बड़ी ज़रूरत है जिस चीज़ की, कि लोगों को खाने का ज्ञान नहीं है। कोई जो शहर का आम आदमी है, वो जब रोटी खाता है उसको कोई ज्ञान नहीं कि वो रोटी कहाँ से आ रही है। हाँ, सही है। उसको ये नहीं पता कि कनक के बीज से लेके कनक उगाना कितने महीने लगते हैं, उसको पीसने में कितना टाइम लगता है, उसकी सफाई कैसे होती है और उसका आटा कैसे पैक होता है। ऐसे ही दालों का है, ऐसे ही फलों का है, तो सब्जियां का है। तो ये ज्ञान आज के दिन, अब कोरोना वायरस कह दो चाहे 10 चीज़ें और कह दो, तो लोगों का रुझान बढ़ा है इस साइड कि हमें पता हो कि हमारा खाना कैसे आता है, क्योंकि इम्यूनिटी खाने से बनती है। और वो सही खाना नहीं है तो वो इम्यूनिटी नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये हमने जाना है। तो ये देखने भी लोग देश विदेश से भी आते हैं, पूरे अपने अलग अलग स्कूलों कॉलेजों के परिवार इकट्ठे होकर आते हैं। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो अपने सारे मेंबरों को इकट्ठा करके लाती है कि इस चीज़ में लोगों का ज्ञान बढ़े कि आप क्या खा रहे हो, आपको पता होना चाहिए आप अपने शरीर में क्या डालते हो। तो इस चीज़ के जो ज्ञान है, इस चीज़ की समझ है, उसके लिए भी लोग बहुत तरीके से आते हैं। बाकी जैसे मैंने इतनी सारी कैटेगरी बताई, तो हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं। हमारा ये ओपन है, हमारा तो ज्ञान है, तो हमारा नहीं है, ये तो ईश्वर का ज्ञान है। तो कोई आता है तो हम तो शेयर करते हैं। अगला जितना समझना चाहे, जितना अपने लाइफ में करना चाहे वो करता है। और लोग एक दिन से लेके एक महीने तक, एक साल तक भी रुकते हैं, वो अलग अलग सबका रहता है। अच्छा, अगर टूरिस्ट वगैरह मतलब आते हैं यहाँ पे, तो उनका अकोमोडेशन का मतलब क्या प्रोसेस रहता है, उसका थोड़ा बताएंगे? आपकी वेबसाइट से वो बुकिंग करते हैं या कैसे, मतलब? जी जी, तो हमारा जैसे क्या है कि यहाँ पे कई तरीके का हमारा रेजिडेंस है। वैसे ही आप पूरा फार्म जो देख रहे हैं, ये हमारा पुश्तैनी फार्म है। हमारे दादाजी ने बनाया था 1970-80 के दशक। अच्छा। तो ये जब हमने टूरिज़्म शुरू करा तो हमने इसी को एज रेनोवेट करके, क्योंकि ये पुरानी बड़ी बड़ी कंधें हैं, छत है, छत के ऊपर गारा लगा हुआ है, ये चीज़ें आज नहीं बन सकती। तो इन्हीं को, पुराने तरीक़ों को यूज़ करके हमने टूरिज़्म में बनाया। तो ये पुराने तरीके के रूम भी हमारे पास है रुकने के लिए। फिर नए तरीके के टेंट बनाए हमने, कच्चे टेंट हैं जो कच्चे लोग आजकल लोग रहना चाहते हैं। और वो कुछ लोग समझते नहीं है, बट जो लोग को जिनको ज्ञान है वो ये समझते हैं कि ये एंटी बैक्टीरियल होता है, अपने आप में एंटी वायरल होता है। जो अगर आप कच्चे स्ट्रक्चर में रहते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है बॉडी। तो ये आने वाले सालों में भी ये देखेंगे हम कि इसका टूरिज़्म बहुत बढ़ेगा। जो लोग बिजली से दूर रहना चाहते हैं, मोबाइल छोड़ के, उस तरीके से वो भी हमारा टूरिज़्म का कैटेगरी रहता है। और इसी के साथ साथ जो लोग यहाँ पे आते हैं वो हमारे से डायरेक्टली, हमारे कोई कस्टमर होता है, कोई हमारे सामान खाता है, किसी के पास कनक जाती है, किसी के पास हमारा गुलाब का शरबत गया होता है, उन्होंने कहीं से सुना होता है, तो वो लोग हमारे पास आते हैं। अच्छा, इससे आपका मार्केटिंग का भी जो है वो साथ के साथ हो जाता है? घूमने आता है वो सामान लेके जाता है, जो सामान लेके जाता है वो घूमने आता है। अच्छा अच्छा, इसकी रहती है। क्योंकि यहाँ पे वही व्यक्ति आएगा जिसको ऑर्गेनिक के अंदर रुचि है, या जिसको कोई बीमारी है या कि शरीर में कोई दिक्कत है, उसका वो हल ढूंढ रहा है। अच्छा। मतलब जो आदमी अपने जीवन में इस चीज़ का महत्व समझा है कि खाने से, अन्न से ही शरीर बनता है, अन्न से ही मन बनता है, और अन्न कहाँ से उगरा है, इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली आज की स्थिति में जहाँ पे हमारे ज़्यादातर भारत की जो ज़मीन है वहाँ पे केमिकल खेती होने लग गई है, बहुत ज़्यादा केमिकल होने लग गई है, और हद से ज़्यादा, मतलब इंसान की चिंता ना करते हुए खेतों फसल में केमिकल डाला जा रहा है। तो बहुत लोग इस तरीके की तरफ आ रहे हैं, और फिर जब वो ढूंढने निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जो ढूंढता है उसको तो फिर मिल जाता है, तो वही कर पाते हैं।
और हमारा फिर लंबे समय का उनसे रिलेशनशिप बनता है। तो ये तो हमने कुछ जानवर वैसे रखे हुए हैं, जैसे ना बच्चे आते हैं आजकल स्कूलों के, कॉलेजों के, तो बच्चों का क्या होता है कि आजकल आप देखोगे बच्चों ने, जैसे मैंने बताया, कुदरत में नहीं गए तो उन्होंने जानवर भी कहाँ देखे हैं, डॉगी और कैटी देखा है सबने, उसके अलावा तीसरा जानवर नहीं पता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को जितना आप बोलने से नहीं समझता, बच्चा देखने से और खेलने से समझता है। तो जब बच्चों के पास जैसे खरगोश है, वो बैठे हैं, उसको अब खरगोश, बच्चा क्या सोचता है खरगोश क्या खाता है, गाजर खाता होगा, क्यों? क्योंकि उसने कार्टून में गाजर देखा है। खरगोश क्या खाता है, खरगोश पत्ते खाता है। अब बच्चा जब उसको पत्ते खिलाता है, वो देखता है कि खरगोश कैसे खा रहा है, कैसे चलता है। अब गर्मी में खरगोश लेटता है, मिट्टी खोद कैसे लंबा लेटेगा। तो बच्चे इस ऐसी चीज़ों से इंस्टिंक्टिवली सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, कि भी ठंडा कैसे रहा जाता है। ऐसे हर एक जानवर से कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। पुराने टाइम में तो इनका नाम होता था अलग अलग ज्ञानों का। जैसे कबूतर के, जैसे चिट्ठी वाले कबूतर हैं, इनका बहुत बड़ा ज्ञान है कि चिट्ठी वाले कबूतर कैसे डायरेक्शन देखते हैं, चिट्ठी कहाँ लेके जानी है उनको कैसे पता लगता है। वो 12-12, 14-14 घंटे तक लगातार उड़ सकते हैं। वो उनका सारा कैसे बनती है, क्षमता कैसे बनती है। इसी तरीके से हमारे पास चकोर हैं, काले मुर्गे हैं और अलग अलग डॉगी हैं। तो ये हम रखते हैं, ये सब बच्चों के लिए। हमारे पास ये जो हमारा फार्म है, ये साहिवाल गायों की यहाँ पे ब्रीडिंग करी जाती है। साहिवाल डेयरी फार्म है। तो इंसिडेंटली साहिवाल जो है, आपको बता दें, यहाँ से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर पाकिस्तान के अंदर जो पहला शहर आता है वो साहिवाल ही है। तो बच्चों की वो पाकिस्तान में रह गया, तो इंडिया में हम फाजिल्का को साहिवाल का सेंटर मानेंगे। तो जो साहिवाल गाय है फाजिल्का में है, तो पाकिस्तान में भी इतनी नहीं मेंटेन करी, हमारे यहाँ इंडिया में भी लोगों ने ज़्यादा मेंटेन नहीं करी, ध्यान नहीं दिया। पर जो ब्राज़ील में लेके गए उन्होंने ध्यान दिया। तो अब ये प्योर साहिवाल, जैसे हमारे पास बुल है, तो 35 लीटर इसके मदर का मिल्क था और ये 3 लाख का बुल है। तो इसका जो मदर है 35 लीटर उसका दूध था। ब्राज़ील में जो एवरेज साहिवाल गाय है 40 लीटर की है उनके पास। इंडिया में जो एवरेज गाय है हमारे पास वो 15 लीटर की है। और तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि ब्रीडिंग करके। अब इससे जो हम क्रॉस कराएंगे गाय को, अब एआई, आप कहो कि एआई क्यों नहीं कराएंगे, तो एआई के भी नुकसान होते हैं। लंबे समय में रिसर्च आएगी जो आपको कंफर्म भी कर देगी कि एआई कराने से गाय की लाइफ कम होती है, ब्रीडिंग साइकिल कम होता है। तो नेचुरल बुल से जब क्रॉस होती है गाय, तो उसके बच्चे की हेल्थ भी बेटर रहती है और जो जनरेशन स्पैन है वो भी बढ़ता है। तो ऐसे ये सारे जो हैं हमारे पास, जो गाय है वो सारी बच्चे हैं। अब आप देखोगे बच्चे भी खुले घूम रहे हैं, गाय भी खुली घूम रही है, कोई चेन नहीं बांधी हुई, किसी को बांधना खोलना कोई सिस्टम नहीं है, खुले रहते हैं, खेत में घूमने जाते हैं। जो गाय खेत में नहीं घूमती उसका दूध पीने लायक इंसानों के लिए नहीं होता। आप 2 महीने लॉकडाउन में रहे, 2 महीने में डिप्रेशन में चले गए। अब आप गाय को एक पिंजरे में डाल के रख दो पूरी ज़िंदगी, तो वो क्या डिप्रेशन में नहीं जाएगी? और वो डिप्रेशन में जाएगी तो क्या उसका दूध इंसान के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? टॉक्सिक होगा, क्योंकि डिप्रेशन में आपकी बॉडी केमिकल्स रिलीज़ करती है। इसीलिए गाय को अपना बच्चा दिखना ज़रूरी है। और गाय खुली अब धूप में बैठी है, दिन में खाने जाएगी, खेत में वापस आएगी, तो उनका एक दिनचर्या होती है जैसे इंसान की होती है। तो उस दिनचर्या से जब वो गाय घूमती है, और फिर ये गाय सारा ऑर्गेनिक चारा खाती है, क्योंकि अपना फार्म ऑर्गेनिक है, सारा चारा ऑर्गेनिक है। तो जब ये गाय अच्छे से घूमती है, खुश रहती है, ऑर्गेनिक चारा खाती है, फिर जो इसका दूध निकलता है, तो इसके दूध में सारे वो गुण हैं जो आपको दवाई बनाने के लिए चाहिए। तो जो हर एक दूध की दवाई नहीं बन सकती, बहुत स्पेशल तरह का घी होता है जिसकी दवाई बनती है। तो उसके लिए सारी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। देसी गाय, ऑर्गेनिक चारा, कोई फीड नहीं हो उसको, हरा चारा हो और घूमे खुश रहे, फिर उस गाय का जो दूध है उसका आप घी बनाओ, क्योंकि घी से कीमती चीज़ कुछ भी नहीं होती। घी जब आप बनाओगे तो उस घी की दवाइयाँ बनती है, कैंसर की, ट्यूमर्स की भी दवाइयाँ बनती है, वही घी चाहिए होता है उसके लिए। और इसकी खासियत डेयरी की एक और है कि ये सारी डेयरी भी कच्ची है। जैसे मैंने बताया कि कच्चे घरों में लोग आजकल रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एंटी बैक्टीरियल होता है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे कच्चे घर गाय का भी कच्चा बनाया है, ये रिसर्च करके बनाया है। तो ये सारा आपने ईंटें तो पक्की लगाई हुई है, ईंटें पक्की लगाई हुई है, क्योंकि ईंटें कच्ची वाली आजकल नहीं बनती वो क्वालिटी की जो पुराने टाइम में बनती थी। अच्छा। इसलिए ईंटें पक्की लगी हैं, बट जो चिनाई है गारे में करी है, ऊपर से लिपाई है वो गारे की करी है। मतलब अपन भी करें तो ईंटें जैसे पक्की, हाँ, ईंटें पक्की ही यूज़ करें। ईंटें तो आजकल हम और भी सजेस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक ईंटें आती हैं वो यूज़ करें आप, वो बहुत अच्छी होती है। ये जो नीचे ईंटें ये इलेक्ट्रिक हैं, ये जो सारी ईंटें लगी हैं ये एसिड में ख़राब नहीं होती। गाय मूत्र में एसिड होता है तो उसके कारण ये ख़राब नहीं होती, ये इलेक्ट्रिक ईंटें हैं। तो वो यूज़ करिए, जहाँ पे फर्स्ट पे हमने यूज़ करिए, इलेक्ट्रिक यूज़ करिए। और जो इनका मिल्किंग रूम है वहाँ इनका दूध निकलता है, तो दूध सारा अंदर जाता है, उसका घी बनती है और लस्सी की स्प्रे बनती है। सभी यहाँ पे लाके मिल्किंग करते हो? हाँ जी, सभी गाय यहाँ पे अच्छा। करते हैं।
ये जो हमें यहाँ पे वहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग में जाके ये कच्चे गड्ढे में गर्म होता है दूध इसका। अच्छा। कच्चे गड्ढे में दूध गर्म होता है, फिर इसका दही जमाते हैं हम, फिर इसका मक्खन निकालते हैं, फिर चूल्हे पे गर्म करते हैं। जीवामृत कैसे बनाते हैं आप? इसके अंदर क्या क्या चीज ऐड करते हैं? जीवामृत में बेसिकली ये क्या होता है कि ये बैक्टीरिया का सोल्यूशन होता है। आपको जो खाद बनेगी वो गोबर से बनेगी, जो स्प्रे बनेगी वो गौमूत्र और लस्सी की बनेगी। जो जीवामृत है ये अपने आप में बैक्टीरिया है, जमीन को कुछ बैक्टीरिया चाहिए होते हैं काम करने के लिए, तो बैक्टीरिया सारे बैक्टीरिया मिलते हैं आपको गोबर में। तो गोबर डलेगा इसमें 10 किलो, 2 किलो कोई ऑर्गेनिक मिट्टी जिसपे कभी स्प्रे नहीं हुई थी, ऐसी ऑर्गेनिक मिट्टी 2 की 3 किलो, और काली हो तो और भी अच्छी। तो उसके साथ साथ थोड़ा सा जैसे पानी डाल दिया, 2 किलो आटा डाल दिया, बेसन क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया को खाना भी चाहिए, तो उसका खाना हो गया। 2 किलो गुड़ डाल दिया, गुड़ से थोड़ी फर्मेंटेशन और गर्मी बनती रहती है, और फिर इसमें पानी डाल के 200 लीटर में इसको फिर चलाते रहो। इसमें क्या है देखो, आप देखोगे मोटर लगी हुई है। मोटर क्यों लगी हुई है? क्योंकि ये जैसे हम चला देंगे तब ये ऐसे मोटर का ये होता रहेगा। ये आप देखते हो कि मछली के टैंक में करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि पानी में हवा होती है, ऑक्सीजन होती है पानी में डिजोल्व, तो वो बैक्टीरिया जब मछली सांस लेती है वो ऑक्सीजन लेती है, पर वो खत्म हो जाए तो मछली मर जाती है। इसलिए मछली में होता है ये सेम बैक्टीरिया भी सांस लेते हैं, इसमें सारे नहीं लेते, कुछ वाले लेते हैं, पर उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये खत्म हो जाएगी अगर इसको हिलाओगे नहीं तो इसको या तो डंडे से हिला सकते हो या आप मोटर से हिला सकते तो इसके अंदर आपने गौमूत्र छाछ भी इसके अंदर यूज करी हो। है? छाछ इसमें नहीं चाहिए, गोमूत्र, गोबर, मिट्टी, और हाँ गौमूत्र, गुड़ और आटा और ये बेसन। हाँ, छाछ इसमें डल जाती है, छाछ इसमें डलती रहती है, छाछ से पूरा भर जाता है, तो इसमें थोड़े से आंवले और डाल देते हैं और इसकी स्प्रे बन जाती है। छाछ अकेली हो तो लस्सी 15 दिन पुरानी, नहीं तो लस्सी में आंवला डल जाए तो उसको छठ रस कहते हैं, छठ रस की स्प्रे बन जाती है। ये अपना बढ़ गया कंपोस्ट, जो सारे आलू हैं, कोई हल्दी का कचरा, किन्नू का कचरा, इसकी कंपोस्ट बन गई है। किचन वेस्ट उधर आ गया, ये खेत का वेस्ट आ गया, भी कोई हल्दी पट्टी और पट्टी कचरा बच गया, वो किचन वेस्ट आ गया, वो राख आ गई। और राख का भी कोई यूज होता है? राख का बहुत यूज होता है। राख में ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे राख में मिलेंगे आपको। आप उसको मतलब उसके अंदर जैसे छिड़काव करते हैं, बुरकाव करते हैं? छिड़काव कर सकते हो, जीवामृत वाली स्प्रे में मिला दो, चाहे आपने तो माइक्रो न्यूट्रिएंट देना है ना उसको, अब आप चाहे उस सोल्यूशन में मिला दो, उसकी स्प्रे हो ही रही है, उसमें मिला दो, स्प्रे हो जाएगी। टाइम है तो छिड़काव कर दो, टाइम नहीं है तो सलीस ईजी तरीका वो है, नहीं तो पानी में मिला दो, पानी लगा रहा है जिस दिन, गोबर में मिला दो, गोबर में मिल जाएगा, तो जिसमें भी तरीके से डालना आप डाल सकते हो। ये जो वर्मी आप कंपोस्ट बना रहे हैं उसके अंदर जैसे आपने मतलब कोई केंचुआ वगैरह यूज़ किया है या वो कुछ नहीं है ऐसा कुछ? नहीं, केचुआ आपको ऑर्गेनिक खेती में सिर्फ शुरू में चाहिए। केचुआ आपको क्यों डालना पड़ रहा है? क्योंकि आपने अपने केचुए मार दिए, पहली बात। दूसरी बात, ऑर्गेनिक के सारे साइंटिस्ट अग्री नहीं करते केचुए से। ऑर्गेनिक के आधे साइंटिस्ट हैं जो कहते केचुआ डालो, आधे कहते केचुआ मत डालो, मतलब अभी भी कंफ्यूजन है, ठीक है? केचुआ डालें या ना डालें वो कोई उसमें वो नहीं, आपको बेसिकली वो क्या कहते हैं, केचुए की खाद डालो, ठीक है? तो आपको खाद डालना है तो गोबर गैस की भी आप डाल सकते हो, उतनी बराबर ही है, गोबर गैस की खाद भी बराबर ही है। और केचुआ तो आपके खेत में अगर आप जैविक खेती करोगे अपने आप आ जाएगा। केचुए की खाद एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बट एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी केचुआ आपको ऑर्गेनिक खेती में नहीं चाहिए। और जो हम खेती करते हैं इसको वैसे भी ऑर्गेनिक नहीं कहते, जैविक कहते हैं। तो जैविक खेती का एक रूल है कि किसान का खर्चा नहीं कराना। अगर किसान का आप खर्चा कराओगे तो फिर तो वो केमिकल खेती में और जैविक में फ़र्क ही क्या रहा? सही है। किसान ने फिर कंपनी को पैसे तो कंपनियों को ही देने हैं, किसान तो फिर किसान का तो खर्चा होता रहा, तो किसान की बचत क्या हुई? जैविक खेती ये कहता है कि किसान चाहे 20 क्विंटल की जगह 15 ले ले, पर उसका खर्चा ज़ीरो हो जाए। हाँ यही आप 20 क्विंटल में अगर आप एक्चुअली निकालो तो 20 क्विंटल कनक अगर आपकी औसत होती है तो आप 35,000 रुपये कमाते हो। 35-36 हज़ार रुपये कमाते हो। 36 हज़ार में से आपके 15,000 का खर्चा है आराम से। आपसे 20,000 कमाते हो, और ऐसे अगर आप 15 क्विंटल कमा की जगह 10 भी कमा लो तो आपका खर्चा अगर ज़ीरो है तो आपका 20,000 वैसे ही बच गया। तो फिर आपको क्या दिक्कत है? कम से कम खाने वाले को तो अच्छा अन्न मिलेगा। सही है। और भारत में अनाज की कमी तो अब रही नहीं कि आपको 20 क्विंटल ज़रूरी है, नहीं तो लोग भूखे मरेंगे। तो अब क्वांटिटी नहीं चाहिए अपने को, क्वालिटी चाहिए। तो उसमें जैविक खेती ऑर्गेनिक से बच बेटर है। तीनों तरीके अलग हैं, केमिकल, ऑर्गेनिक और जैविक। बट जो भारत के लिए अब सबसे अच्छा तरीका है जो करना, वो जैविक है, ऑर्गेनिक नहीं। पर ये मैं रेकमेंड किसानों को नहीं करूँगा कि आप केचुए की खाद खरीदो, वो बहुत महंगी पड़ती है, कंपैरेटिवली वाइबल ही नहीं पड़ती। अगर आप 5 एकड़ में भी डालना चाहो तो भी आपके वाइबिलिटी नहीं पड़ती, महंगी पड़ेगी ना, बहुत महंगी पड़ जाती है, लाख रुपए लग जाते हैं। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये ज़्यादा बेटर तरीका है कि केचुए ला के आप अपनी खाद बनाना शुरू कर दो, थोड़ी मेहनत कर लो, वो है। तो ये हमारा जो है इसको हम वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं।
इस सिस्टम ये आपको क्यों दिखाने लाए हैं, क्योंकि आने वाले सालों में जैसे हमने बताया कि कई चीज़ें हम एस्टिमेट करते हैं, तो फ्यूचर साइंसेज यही करती है कि देखते हैं कि आगे आने वाले सालों में क्या होगा। तो एक चीज़ जो आप देखेंगे बहुत होने वाला है वो है पानी की कमी। हर साल गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बरसात अनइवन है, बहुत ज़्यादा होगी, एक साल हुई नहीं। तो पानी की कमी, अब आपको शायद पता हो कि एक टाइम ऐसा आया था भाखड़ा ओवरफ्लो कर गया था, इसी साल की बात है। और अब ऐसा है कि भाखड़ा डैम 40% अंडर कैपेसिटी है, 40% बंदी लग गई है 3 महीने की। तो अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अनइवन टेम्परेचर, बरसात होनी होती है जब एकदम ही बहुत ज़्यादा हो गई, होनी है हो ही नहीं, तो वो उनका मैनेजमेंट सिस्टम फेल हो गया। तो ये जो डिग्गी है ये 1.25 एकड़ की डिग्गी है, इसमें 2 करोड़ लीटर कैपेसिटी है इसकी। 2 करोड़ लीटर मतलब हम 6 महीने तक अगर खेती, हमें बाहर से पानी ना मिले तो हम 6 महीने की खेती कर सकते हैं। अभी ये आधी भरी हुई है, तो ऑलमोस्ट 3 महीने का पानी हमने स्टोर करके रखा है। और इसी के साथ पानी को रिसर्कुलेट हम करते रहते हैं। तो रिसर्कुलेट होने के साथ साथ सारा पानी जैसे इसमें नया आता रहता है, जो ज़मीन का पानी हम निकालते हैं उसको पहले स्विमिंग पूल में भर लेते हैं, तो थोड़े दिन बैठ जाता है, उसमें कैल्शियम जो है नीचे बैठ जाती है और फिर ग्रेविटी से लग जाता है। तो जो सारा पानी है, कोई भी पानी वेस्ट नहीं होता, सारा पानी इसका पानी इसके साथ मिक्स होके ही लगता है खेत में। तो अकेला नीचे का पानी से खेत खराब हो जाता है, तो मिक्स हो जाता है थोड़ा सा, तो वो इफेक्ट भी कम हो जाता है। तो ये सारा सिस्टम है और फ्यूचर में यहाँ से पूरे खेत में पानी भी पाइपों से लगेगा। अच्छा, अभी ये खाले बहुत वगैरह जरूरी से है। कर रहे हो आप? हाँ, क्योंकि 30% पानी इवेपोरेशन खाले में ही हो जाता है, हाँ। 30%। और फिर उसके बाद जो फ्लड इरिगेशन का सिस्टम है वो बहुत ही बेवकूफ़ तरीका है कि पानी लगाने का फसल को। तो वो भी आने वाले सालों में आप देखोगे कि जो फ्लड इरिगेशन है वो कम होगी और रैदर नालियों पे बिजाई होगी। हर चीज़ नाली पे लग जाती है, कनक भी लग जाती है, नरमा भी लग जाता है, तो नालियों पे बिजाई होनी शुरू होगी, क्योंकि 50% पानी तो सीधा ही बच जाता है उसमें और फसल भी बेटर होती है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आने वाले सालों में चेंज होगी और रिक्वायरमेंट भी बहुत है इसकी, कि अगर हमारी फसल लगी और उसको 21 दिन बाद पानी लगना है, तो अगर आप 3 दिन पहले या 3 दिन लेट कर दो तो आपकी फसल की झाड़ 20% कम हो जाती है। किसान कम से कम इतनी चीजें अपने लगाए कि उसका खुद का खाना तो पूरा हो रहा है, तो कुछ 2-4 परिवारों का पूरा कर जाएगा। अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन है और आपके पास 10 कस्टमर भी हैं, तो आपको 11वां कस्टमर ही नहीं चाहिए। अगर आप 10 घरों का खाना पूरा कर दो और 5 एकड़ आपके पास जमीन है, एक आदमी अपने घर के खाने पे साल में 1 लाख रुपए खर्च करता है, 10 लाख रुपए आपको मिलते हैं। आपको 10 ही कस्टमर बनाने हैं, तो 10 कस्टमर का आप खाना पूरा करो, 1 लाख रुपए घर से लो, 10 लाख रुपए 5 एकड़ में कमाओ। आपकी न्यूज़पेपर में कल अखबार में खबर लग जाएगी 2 लाख रुपए एकड़ से कमा रहा है। अब क्या लगाना है आपको? सिंपल चीजें, दालें, दाल चाहिए कस्टमर को, कोई 3-4 दालें हर जगह हो जाती हैं। एक उसको चाहिए आटा बाजरी का है, मल्टीग्रेन आटा है, ये बंसी कनक का आटा है, ये रागी का आटा आ गया, तो ये अलग अलग तरह के आटे आ गए। इसी के साथ जो चावल हो गए, लाल चावल, सफेद चावल, अलग अलग 1-2 चावल हो गए। तेल है, सरसों का तेल है, ये सूरजमुखी का तेल है, पीली सरसों का तेल है, 3 तरीके के तेल हो गए। फिर तिल का भी आ जाता है इसमें, तिल और अलसी का। ये हो गए अचार, 3-4 तरह के, हल्दी का, लहसुन का, सुहांजना। तो ये अचार अपने आप में औषधि है। ये जो चीज आपकी शरीर को बाकी चीजों से नहीं मिलती, वो अचारों से मिलती है, तो ये औषधि है या दवाई होगी अपने आप में। ये हो गया जो हम दवाई के तौर पे स्पेशली बनाते हैं, नाक में डालने वाला घी, मसाज ऑयल है जो स्पेशल दवाइयों के लिए, बेबी बच्चों के लिए घी जाता है, और ये मुंह पे लगाने के लिए रोज वाटर। तो ये सारे यहाँ पे दवाई आ गई। और एक ये बनाते हैं हम जो जूस में सुबह सुबह या घर में यूज होते हैं, अलसी हो गई, पीली सरसों हो गई, सुहांजने का पाउडर, कड़ी पत्ते का पाउडर, तो ये सुबह सुबह जूस में आप डालो तो इम्यूनिटी के लिए इन चीजों में। और ये आ गया हमारा जो गुड़ का है, सारा गुड़ की टॉफी, शक्कर, अदरक का गुड़, सौंफ का गुड़, कोकोनट का गुड़, अलग अलग फ्लेवर का गुड़, तो 1 पीस गुड़। और ये आंवले की कैंडी, तो ये खाने के बाद खाने के लिए 1 पीस अगर आप ये खाते हो तो आपकी बॉडी अपने आप गुड़ से साफ हो जाती है। तो आपकी 5 से 10 साल उम्र तो सिर्फ इसी गुड़ से बढ़ जाती है अगर आप गुड़ खाने लग जाओ खाने के बाद। इतनी औषधीय चीज है गुड़। और गुड़ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक गुड़ है, पर ऑर्गेनिक गन्ना उगाता कौन है? आप मेरे को पहले ये दिखाओ कि दुनिया में कितना ऑर्गेनिक गन्ना इंडिया में उगता है। और इजी डे हर महीने इतना सारा ऑर्गेनिक गुड़ बेचता है। तो ऑर्गेनिक गन्ना उगाना और फिर उसका ऑर्गेनिक गुड़ बनाने का जो प्रोसेस है, तो सही गुड़ जैसे मैंने बनाया दवाई है। ज्यादातर लोगों को क्या कहना होता है कि हमें किसी ने बोला कि अलसी खा लो आपका पेट ठीक हो जाएगा, फिर हम पंसारी के पास गए, अलसी लेके हमने कही हमारे तो कुछ नहीं हुआ, आयुर्वेदा तो फेल है। वो कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो अलसी आप लाए उसमें पहले ही केमिकल था। अब अलसी उस केमिकल को लड़ाई करेगी, आपकी बीमारी के साथ लड़ाई करेगी।
ऐसे ही अगर आपके गन्ने में अब स्प्रे है और आप उसका गुड़ बनाते हो तो गुड़ के अंदर वो स्प्रे आ गई। अगर आपकी गाय ने जो चारा खाया उस चारा में यूरिया था तो गाय के दूध में यूरिया आ गया। तो वो उसकी अगर चीज सही नहीं है तो उसकी दवाई नहीं बन सकती। ये बेसिक कंसेप्ट है। तो जो गुड़ है हम इसको खाने के लिए नहीं देते, हम इसको एज अ दवाई देते हैं। ये दवाई है कि अगर आप एक पीस गुड़ खाते हो तो आपके शरीर के अंदर जितने भी केमिकल हैं गुड़ साफ कर देता है। आपकी 10 साल उम्र बढ़ जाती है सिर्फ गुड़ खाने से और कुछ ना करने से, सिर्फ इससे। तो ऐसे गुड़ का रहता है। ये कुछ बीज हम देते हैं देसी सब्जियों के, आजकल लोग लेने आते हैं तो बाजार में जो बीज हैं आजकल हाइब्रिड आने लगे इसलिए। ये अपने जूस आगे आंवले का, कीनू का। तो कीनू हमारे यहाँ काफी आपको पता है कि बढ़िया फसल है। तो कीनू का जैम भी बनाते हैं, कीनू की खट्टी मीठी चटनी भी बनती है और शरबत भी बनता है। तो कीनू की 3 चीजें बन जाती हैं। अब इसकी 1-2 और हमारा रिसर्च चल रहा है कॉफी बेस पे। तो ये 4-5 चीजें कीनू की बन रही है। तो कीनू के ऊपर जैसे हमारा पूरा एरिया बड़ा मशहूर है, और हम खुद की डेवलपमेंट करें क्योंकि ऑर्गेनिक कीनू को मार्केट में भेजने का कोई तुक नहीं बनता, उसका रेट नहीं मिलता। तो इसकी हम कोई चीज बनाने की कोशिश करें। वैसे हमारा शरबत काफी बिकता है हर साल, तो शरबत हम ज्यादा बनाते हैं। जैम और चटनी हम अभी इस पे रिसर्च चल रही है हमारी। तो ये अपना अक्सर जो घर में 90% चीज आपको चाहिए वो आपको एक खेत में उग जाती है। अपने यहाँ का पानी अच्छा है, जमीन अच्छी है। तो भारत का किसान तो अगर वो कहे कि भाई सब कुछ बाजार से ला रहा है और खेत में 1 एकड़ में कनक लगा रहा है तो 20,000 रुपए वो 1 एकड़ का कमाएगा। और ये सब चीज अगर 1 एकड़ अपना घर के लिए अलग से रख ले तो सब चीज उगाई जा सकती है। ये इसका है। मतलब सबसे केमिकल फार्म है इंडिया का जिसमें आप बैठे हो ना। जब मैं शादी होके आई थी तो ये मैं वनस्ली से पढ़ी हुई हूँ। तो ये लोग बड़े वो प्राउड करते थे कि हम तो कनाडा हैं, पंजाब, तो यहाँ में हमारी ऐसे क्रॉप्स होती है, ग्लाइडर से स्प्रे होता है, लैंडिंग होती है, वो होती है। तब मुझे लास्ट में यही कहना पड़ा कि आप कैंसर के कॉजेज बनोगे, और वही हुआ। लास्ट में हम मोस्ट एजुकेटेड हैं इसलिए वापस रिटर्न नेचुरल फार्मिंग पे आके। मतलब इसका एक आइडिया तो आया होगा आपको, कहाँ से आइडिया आया? क्योंकि मुझे जो इंस्पिरेशन मिली है वो यूट्यूब से ही मिली है। रामचंद्र जी के पास जब शरीर छोड़ रहे थे मैं हरिद्वार, तो पापा के साथ रहते थे। तो नूलराम जी घर ले गए तो उन्होंने, जैसे ये गुरुबानी देते अपने यहाँ गीता देते हैं, तो उन्होंने गीता दे के बोला किसान का कर्म क्या है। मैंने मजाक कर ली, मैंने कहा ये इंग्लिश मीडियम पढ़ा हुआ आदमी, इसको हिंदी आती नहीं, संस्कृत आती नहीं, नवलराम जी आप इसको इंग्लिश में इसको गीता दे रहे हो, इसका मीनिंग क्या हुआ? तो कहते नहीं इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन समझ आ रहे हो, साधक समझे नहीं, ऐसे बोला ले जाओ। वही है, वहाँ से कोई ना कोई आपको ऐसा गाइडलाइन मिल जाता है। और ये पंजाब में इनका एक बहुत अच्छा ग्रुप है, KVM नाम से है, खेती विरासत मिशन। यहाँ लगी होगी फोटो कि मैं गायों पे बताती हूँ देसी गाय को कैसे घी निकालना है, कैसे दूध करना है, क्या फूड देना है। मेरा वैसे प्रोसेसिंग यूनिट है। मैं पंजाब में सब लड़कियाँ, जैसे ये बच्चियाँ आ रही है ना कॉलेज से आ रही है सारी, तो ये सब बच्चे इंटर्नशिप करने आती है मेरे पास। तो हम तीनों ही मोस्ट एजुकेटेड है। विनोद जी हैं, वो मसूरी टॉप स्कूल मसूरी एलन के पढ़े हुए हैं। मैं वनस्ली से MA हूँ और बेटा कंप्यूटर इंजीनियर न्यूजीलैंड से। अच्छा। हम तीनों मोस्ट एजुकेटेड हैं। तो तीनों इस फार्म हाउस पे सिर्फ इसी हिसाब से, जैसे रामदेव जी के गुरुजी और मेरे गुरु एक ही हैं, आचार्य प्रद्युम्न जी। अच्छा। तो जैसे गुरुकुल चलता है वैसे मेरा ये मानना था कि इंटर्नशिप में मेरे पास सारे स्कूल आते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक होगी तो नेचुरल EVS का सब्जेक्ट आ गया। भी आज कोरोना आया, कोरोना में सब ने पावर के लिए सब ढूंढने आ गए, और उसका एग्जांपल मैंने अभी टिकरी बॉर्डर पे दिया भी था। वो रोहतक को समझ नहीं आया। मैंने ये बोला कि किसान मोदी के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी आपको। मैं उदाहरण नहीं बन रही हूँ, रास्ता दिखा रही हूँ। एक ऑर्गेनिक फार्मर बन जाओ आप। मेरा घी 2400 रुपये किलो मेरे घर से खरीद के ले जाते हैं। मैंने उन किसानों को बताया कि वर्ल्ड में मैं हर चीज़ टॉप रेट पे बेच रही हूँ। अब मेरा गुलाब जल आ रहा है प्रोडक्ट में, तो उसका रिजल्ट इतना ज़्यादा अच्छा आया कि सारी हैरान रह गई, सारी मल्टीनेशनल कंपनी। घी का भी ऐसा ही हुआ। घी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने मन से कह दिया, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी। मैं घी ऑलिव ऑयल कंपनी चेक कर रही थी वहाँ पे चंडीगढ़ मेले में, मैंने भी मेरा घी दे दिया उनको। अभी वो बेटा प्रिंट कर रहा था, वहीं पे बैठे थे हम लोग प्रिंटर के पास। अच्छा। तो मेडिकल घी बन गया। जैसे जब मुझे अवार्ड दे रहे थे उस दिन भी मैंने बादल साहब को बोला, मुझे अवार्ड और ये पैसे मत दो, प्योर साहिवाल गाय दे दो आप। सही है। गाय का अवार्ड मेरे पास है भारत सरकार से, गाय के फूड का अवार्ड मेरे पास है, गाय का अवार्ड है ब्राज़ील के पास, प्योर साहिवाल गाय ब्राज़ील के पास है या पाकिस्तान में है।
या फिर बड़े बड़े डेरों के पास है, जैसे नूर महल के पास है 5 लाख की, बादल साहब के पास है 2 लाख की। किसानों के पास हमारी गाय नहीं प्योर साइबर, मेरे पास तो राठी है। ऑल राइट, माइंड ब्लोइंग जो भी इंटरेक्शन था और जो भी इंटरव्यू किया, फार्म टूर किया, मैंने आपको दिखाया। अगर आप एक किसान हैं और आप नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं या ऑर्गेनिक, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। जो जो चीज़ें मैंने दिखाई, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर हमें अपने हेल्थ को अच्छा करना है और अच्छे तरीके से सरवाइव करना है तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना ही पड़ेगा। और स्वस्थ रहने के लिए हमें इन्हीं प्रोडक्ट्स का यूज़ करना बेटर रहेगा, ठीक है। और एक चीज मैंने सबसे मतलब बढ़िया देखी कि हम अगर मिट्टी कहीं से भी मिट्टी उठा के और अगर हम भाई खो साहब लेते हैं तो खुशबू आ रही है नहीं जबरदस्त होता कुछ ऐसा। बट यहाँ पे हमने मिट्टी जो उठाई, जबरदस्त खुशबू आ रही थी। तो हम आपको ये चीज लाइव करके भी दिखा सकते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे आप जो है मल्चिंग की हुई, तो यहाँ पे वो सेम ही चीज है। ये एक चीज थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। पौधे के नीचे पराली को डाल के इसको मल्चिंग की गई है ताकि पानी जो है वो यहाँ पे पर्याप्त रहे। बूंद बूंद सिंचाई जो है वो करते हैं और इससे पराली से क्या होता है कि इसको मल्चिंग बोलते हैं एक्चुअली। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। मेनली सीधा सिंपल सी बात ये है। तो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त लगा मेरे को। और अगर आप आना चाहते हैं तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो मैं दे दूंगा। और लोकेशन जो है वो है जानी नेचुरल फार्म कटेड़ा। यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। और ये जो मैंने आपको दिखाया जो क्लास लग रही थी, तो मतलब ये बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बता रहे थे। और जो भी चीज़ें मैंने दिखाई ट्रैवल के अंदर, यहाँ पे लगभग उन्होंने बताया कि 40,000 के लगभग टूरिस्ट जो है हर साल आते हैं आउट ऑफ इंडिया। बहुत सारे देशों से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैं अभी लेके आने वाला हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट करके, लाइक करके, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बताएं। बहुत सारी चीज़ें, मेनली ये है कि एक खेत के अंदर आपको बहुत सारे फल मिल जाएंगे, बहुत सारी अदर चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से। इसको ना आप विजिट करके ही फील कर सकते हैं, एल्स कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाय।